हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्लास 9th के लगभग 3 चैप्टर कर लिए हैं और साथ ही में हम क्लास 10th का 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक अलग से बनाए हैं प्लेलिस्ट। उसमें 10 चैप्टर हमने कर लिए हैं और पार्ट वाइज किए हैं। जो चैप्टर्स बड़े थे उनको हमने पार्ट वाइज किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू ना हो। आप जाइए वहाँ से देखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सीधा अपने आ जाते हैं चैप्टर पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लाइन। लाइन क्या होता है? स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इनलेसली इन बोथ डायरेक्शन। मतलब एक स्ट्रेट पाथ होना चाहिए जो कि एक्सटेंड करता है इनलेसली, मतलब उसका कोई इन नहीं है, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। क्योंकि अगर कोई पाथ क्या है स्ट्रेट में है, जैसे ये एक स्ट्रेट पाथ है तो इसमें दो डायरेक्शन होगा, एक लेफ़्ट एक राइट। अगर वो वर्टिकल साइड में होगा तो उसको बोल देंगे एक अप एक डाउन, ऐसा अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर ये वाला साइड इनलेसली, अगर ये वाला साइड भी इनलेसली हो जाए तो अब स्ट्रेट पाथ रहे तो उसको हम बोल देते हैं लाइन। ये लाइन नहीं है बिकॉज इसका एक साइड तो फिक्स है और एक इनलेसली मूव कर रहा है, अब सेम इसका भी, तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा लाइन है, ये भी लाइन है। जो आपको बता रहा था कि अगर मैं वर्टिकल में देखूँ तो ये भी लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये अब जो है एक साइड इनलेसली जा रहा है, दूसरे साइड भी इनलेसली जा रहा है। समझ में आया आपको? ये हमारा है लाइन। अब हम देख लेते हैं लाइन सेगमेंट। तो जो लाइन सेगमेंट होता है ना, ये पोर्शन होता है किसका? लाइन का, दैट हैज़ टू एंड पॉइंट। इसमें क्या था कि दोनों साइड में दोनों पॉइंट इनलेस थे। यहाँ पे क्या था? ये पोर्शन है किसका? लाइन का, दैट हैज़ टू एंड पॉइंट। जैसे यहाँ पे मतलब ये फिक्स है। जैसे आप अपने घर से कहाँ पे जा रहे हो? स्कूल। तो आपका दोनों पॉइंट फिक्स है, लेकिन आप अपने घर से कहाँ गए? स्कूल। स्कूल से कहाँ गए? घर। तो आपका दोनों पॉइंट फिक्स है। तो ये यहाँ पे अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट। यहाँ पे आपके दो एंड पॉइंट है, इसमें दो के दोनों एंड पॉइंट नहीं है। पॉइंट्स क्या होता है? जिसके पास ना तो लेंथ हो, ना ब्रेड, ना तो हाइट, वो क्या जाता है? पॉइंट्स। जैसे ये पेन है ना, तो जो पेन की आप देखेंगे ये निप से एक मैं पॉइंट बना देता हूँ, तो अगर आप इसको कट भी करेंगे ना, जैसे मैं इसको हाफ कर दूँ तो वो पॉइंट ही रहेगा। तो इसलिए पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है, ना तो ब्रेड्थ होती है, ना तो हाइट होती है। इट ओनली रिप्रेजेंट्स अ पोजीशन। आप एक इससे क्या होता है? एक पोजीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये हमारा जाता है पॉइंट। अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हाट इज रे? अ पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनाइट या इनलेसली इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक पोर्शन ऑफ लाइन ही है, लेकिन इसमें क्या है? एक पॉइंट तो फिक्स है और दूसरा क्या है? इनफाइनाइट डायरेक्शन तक जा रहा है। समझा आपने? देखो यहाँ पे या तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या है? रे। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए जो पॉइंट्स, ये सब इजी पॉइंट्स हैं, या आप पहले भी आप इससे अवेयर होंगे, तो मैं इसको बस ऐसे गो थ्रू एक बार इससे हो जाते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे चल देंगे हम। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है? पॉइंट लाइन, पॉइंट्स लाई सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे ये मैं ले लूँ पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ से अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये सारे पॉइंट्स क्या हो गया? कोलिनियर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे बोल दूँ ए बी सी, ये ऐसे गया फिर ऐसे आया, सी डी ए, तो क्या ये लाइन, क्या ये लाइन, क्या ये लाइन कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है? सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। जब स्ट्रेट लाइन में ये लाई नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट। एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू रेज, रेज की बात कर रहा है तो रेज में क्या होते हैं? एक पॉइंट फिक्स्ड और दूसरा पॉइंट एक्सटेंड करेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। वहाँ पे दो रेज हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन पॉइंट। मतलब ऐसे कि अगर एक में मान लो ये पॉइंट है, इन पॉइंट है, तो एक रे ऐसे गई, अब दोनों का एंड पॉइंट सेम है तो ये ऐसे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? एंगल। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन एंड सेम इन पॉइंट, तो वो हमारा वहाँ से एंगल बनता है, बराबर। जैसे इसको हम क्या बोल देंगे? ए ओ बी। तो क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं? या बोल देंगे एंगल ओ, या इसी को हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी।
ये जो बीच में लिखा रहता है ना मिड में, तो ये हमारा जो होता है एंगल, बराबर। और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलते हैं ना, ये एंड पॉइंट को, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं वर्टेक्स। जो दोनों रेस की कॉमन पॉइंट होती है, एंड पॉइंट होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स। और आर्म्स क्या होते हैं, द रेस मेकिंग एन एंगल। वो रे जो क्या कर रही है, एंगल बना रही है, वो हमारा क्या हो जाता है, आर्म्स। यहाँ से, तो यहाँ से आर्म्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये हमारा एंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंगल के। तो एक होता है एक्यूट एंगल, जहाँ पे जो हमारा एंगल होता है वो 0 और 90 के बीच में होता है। जैसे ये है, अगर मैं इसको बोल दूँ ये एक्स है एंगल, तो ये 0, ये ए, ये बी, ये सी। बिकॉज क्या है, ये 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये जो एंगल है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। और एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, आप देख लीजिए, आपको पता होगा कि ये एंगल की साइन है, ये क्या है, एंगल का साइन। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, जब ए बी सी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, यहाँ से ये राइट एंगल हो गया। जब एंगल जो भी दिया रहेगा एंगल, अगर उसका वैल्यू 90 है तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जहाँ पे एंगल जो दिया है हमारा वो 90 और 180 के बीच में दिया है। यहाँ पे क्या था, ये देखो, ये 90 से छोटा हो गया। अगर ये मतलब देखो, जैसे ये बी सी है ना, तो बी सी पे ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है ना, अगर आप देखेंगे तो बी सी पे ये परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 से छोटा हो गया, जैसे ये अगर 90 है, आप अगर ऐसे देखो, जैसे ए बी ओ, ये क्या है, ये मेरा 90 हो गया ना, लेकिन अगर मैं 90 के राइट में रहूँगा, 90 के राइट में रहने से एंगल क्या होंगे, सारे के सारे लेस देन 90। लेकिन अगर यही एंगल क्या हो जाए, 90 के लेफ्ट में हो जाए, 90 के लेफ्ट में, तो इधर लेस देन होंगे, अब इधर मोर, मतलब किससे मोर, 90 से। अब ये बीच वाला क्या हो गया हमारा, 90। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह बनेगा, हमारा हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, और ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ से हम ऑब्ट्यूज एंगल निकल के आ गया। अब क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या हो जाता है, देखो ये पूरा का पूरा कितना है हमारा, अगर हम ध्यान दें, ये हमारा 180 डिग्री है, ये स्ट्रेट एंगल है, बराबर। तो कहाँ से, ये ऐसे, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। अब इसको दे देंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाता है हमारा, जैसे अभी हमने देखा, अगर हम एक्यूट एंगल निकाल रहे थे ए बी सी, तो ये वाला तो हमने क्या बोल दिया था, ये हमने बोल दिया था एक्यूट एंगल। क्या था एक्यूट एंगल, जब एंगल की वैल्यू 0 से बड़ी 90 से छोटी हो, तो हमको ये तो पता चल रहा था ना, ये वाला हम तो निकाल ले रहे थे। लेकिन समस्या ये है कि ये एंगल क्या है, अगर ये हम निकाल लिए कि हमारा ये एक्यूट एंगल है, तो ये वाला एंगल तो बचा रह गया ना। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले तो कैसे बताएंगे। तो ये चीज़ क्या हो जाता है हमारा, यही होता है क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, यही रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो कि क्या हो जाता है, 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये हमारा हो जाता है 360, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल। अगर 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो जाए तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हेन सम ऑफ टू एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री। मतलब जैसे एक एंगल एक्स दिया है, एक वाई दिया गया है, उसका सम 180 डिग्री हो जाए, तो ये हो जाता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल का सम कितना हो जाए, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज, सम ऑफ टू एंगल कितना है, 90, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। देखो ऐसे याद रखो, सप्लीमेंट्री का 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का 90। तो यहाँ से अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं हम आगे, एडजेसेंट एंगल। अगर आपको ये फास्ट लग रहा हो तो आप इसको चाहे तो वीडियो को जो है स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। रीज़न ये है कि ये सब बहुत कॉन्सेप्ट छोटे हैं, नॉर्मल है, आपको पता होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल पे।
दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल तब होते हैं जब उनका कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स मतलब क्या, जहाँ से दो जो रेज होते हैं ना, देखो मैं सिर्फ अभी दो रेज के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर जैसे दो रेज हैं, एक रे ये हो गई, अब उनके दोनों के एंड पॉइंट सेम हो ये, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्टेक्स। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अब यहाँ से कितना भी रे मैं निकाल सकता हूँ, ये देखो कितना भी रे निकाल सकता हूँ, ये सबका कॉमन क्या है, पॉइंट है, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव कॉमन वर्टेक्स, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म्स एंड नो ओवरलैपिंग इंटीरियर रीजन। देखो आपको समझाता हूँ, ये क्या है हमारा, ये हो गया वर्टेक्स। तो एक कंडीशन तो इस फिगर में मिल गई कि इन सब रेज का एक हमारे पास कॉमन पॉइंट है जो कि वर्टेक्स हो गया। अब एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म। जैसे अगर आप देखो इस वाले एंगल में कि एंगल ए डी बी, इस वाले एंगल की बात करूँ तो मैं इसको बोल दूँ एक्स है, बराबर एक्स। ये मैं बोल दूँ एंगल बी डी सी, इसमें बोल दूँ एंगल वाई, क्या एंगल बी डी सी, ये बोल दो एंगल वाई। तो इसमें आप देखेंगे दोनों में यहाँ पे एक कॉमन हमको आर्म मिल रहा है। कौन सा आर्म, ये बी डी आर्म हमको कॉमन मिल रहा है। ये इस वाले एंगल में भी है और ये इस वाले एंगल में भी है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कंडीशन, एक कॉमन वर्टेक्स मिल गई, कॉमन आर्म्स मिल गया, अब नो ओवरलैपिंग इंटीरियर रीजन, यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हमको मिल गई, तो ये हमारा हो जाता है एडजेसेंट एंगल। तो इसको हम बोल सकते हैं जो ए डी बी है वो, ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी एंड एंगल बी डी सी आर एडजेसेंट एंगल। यहाँ से ये हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। इसका मतलब ये है जैसे ए सी डी ए सी बी, तो इसमें कॉमन ये है ए सी है ना, तो सी डी के लिए ये अपोजिट हो जाएगा। और अगर ये वाला एंगल मैं बनाऊंगा बी सी जो है, इसके लिए ये अपोजिट हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये हमारा लीनियर पेयर एंगल हो जाता है। अगर आप इसको लिखना भी चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। समझा। तो देखो ए सी बी, तो उसके लिए ये सी डी हमारा अपोजिट हो जाएगा, ए सी डी उसके लिए बी सी अपोजिट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि अगर जो एंगल बना रहा है, जो देखो एक रे ये हो गया, एक रे हो गया, तो ये अपोजिट हो जाएगा इसके लिए। अगर ये बनाएगा एंगल तो ये अपोजिट हो जाएगा इसके लिए, बराबर। अब हम आ जाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल पे। दो लाइन है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, समझो कि ये फिगर बन जाएगा कुछ एक्स में, जैसे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है ना एक्स, तो वैसे ही अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने की, जैसे जो फेस टू फेस, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई खड़ा है मेरे सामने फेस करके, तो वो मेरे क्या है, अपोजिट है। सेम उस तरीके से तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन यही है, जैसे ये जो एक्स वाला साइन था ना, बराबर यही है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस टाइप में ये इसका फिगर निकल के आएगा, ठीक है। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है। और अगर मैं बोल दूं कि नॉन इंटरसेक्टिंग, की जो इंटरसेक्ट ही ना करे, कहीं पे ना करें, तो वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल। मतलब अगर समझो कि जैसे एक लाइन ये है, यहाँ से निकली, और एक लाइन ये निकली, तो मैं अगर इसको, ये क्या है, ये तो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेबल है, मतलब एक्सटेंड करेगी, और ये भी करेगी, तो ये कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये एक दूसरे को एक्सटेंड करेंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, वो एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हो जाएगा पैरेलल, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। एक कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो इंटीरियर एंगल होता है, जैसे यहाँ पे ये को इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसमें एंगल 3 एंगल 5 का जो हम सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180, एंगल 4 एंगल 6। तो एक तो इंटीरियर है। अब को कब लगता है, जैसे को वर्ड जो होता है, जैसे कोई एक पायलट है, मेन पायलट, तो को पायलट, तो पायलट के बाजू वाला, ठीक है। तो जैसे ये 5 मान लो पायलट है, इसके बाजू वाला ये को पायलट, तो ये ऐसे ही को इंटीरियर में ये 3 + 5 यहाँ पे 180, 4 + 6 180 एंगल में। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होना चाहिए, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट होना चाहिए लेकिन एक्सटीरियर, मतलब
कि बाहर के दोनों एंगल बाहर के हैं लेकिन अल्टरनेट, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है। लेकिन अगर यही अल्टरनेट इंटीरियर बोल दे तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक दिया गया था L परपेंडिकुलर टू N, सॉरी L परपेंडिकुलर टू M एंड N परपेंडिकुलर टू L। समझो आप, देखो इस केस में अगर मैं कंसिडर करूँ कि L इसके परपेंडिकुलर है M के, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हो जाएगा अभी मैं बताया आपको, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये सब मैं आपको बताया था। एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो मतलब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो यहाँ से L जो है M के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये M वाली लाइन हटा दूँ, अगर मैं बोलूँ कि L N के परपेंडिकुलर या N L के परपेंडिकुलर है, तो एंगल 1 एंगल 3 ये भी क्या हो जाएंगे आपस में, क्या है, करस्पॉन्डिंग, बराबर, ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और इस केस में ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो इस केस में देखेंगे एंगल 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अगर मैं एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल बोल रहा हूँ तो ये भी तो क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो यहाँ से M परपेंडिकुलर N हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो खत्म हो रहा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे दिया गया है कि दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, बराबर, तो यहाँ से दिया गया है POR, ये एंगल का रेशियो एंगल ROQ यहाँ पे दिया गया, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इसका मुझे रेशियो दिया गया है। अब बोला है कि फाइंड ऑल द एंगल्स, मुझे सभी एंगल्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अभी हम क्या पढ़े थे, लीनियर पेयर, तो उसमें ये वाला कंडीशन अगर आप मुझे ये, अगर मैं इसको हटा दूँ तो अगर आप ये देखो POR ROQ, तो ये दिख रहा है ना लीनियर पेयर वाला केस, तो करते क्या है POR और ROQ मैं आपको बताया था कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो लीनियर पेयर ऑफ, यहाँ से लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, तो ये एंगल मिला के 180 होना चाहिए, बराबर। लेकिन हमको ऐसा कुछ दिया नहीं है, हमको दिया क्या है, रेशियो में दिया है। तो POR का रेशियो कितना है, 5 है। तो देखो अगर मैं यहाँ से POR का निकालूँ तो अगर मैं दोनों का ऐड करूँ 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12, मतलब टोटल कितना है 12 में से 5 ये, 12 में से 7 ये, तो इस टाइप में दिया था। तो यहाँ से मैं निकाल लिया 5/10 × 180, जो कि टोटल तो 180 है ना, तो यहाँ से 75 डिग्री आ गया, ये 75 डिग्री आ गया POR। अब POR तो आ गया 75, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ROQ कैसे निकालेंगे, सेम 12 से कितना दिया था, 7 दिया था, तो 7/12, 12 से 7 था, यहाँ से किस में से 180 से, तो यहाँ से निकालेंगे तो 105 आ जाएगा ROQ, ये 105। तो होता क्या था, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अपोजिट एंगल, किसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 105 के सामने ये वाला एंगल 105, 75 के सामने ये वाला एंगल 75, तो यहाँ से ये निकला हुआ है, यहाँ से निकला है, यहाँ पे लिखा है कि रीज़न, आपको रीज़न लिखना बहुत जरूरी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है PQ RS के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है MXQ, तो यहाँ से M, यहाँ से X और ये Q, तो ये वाला एंगल 135 डिग्री दिया गया है। और MYR ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया गया है। XMY ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो करते क्या है ना कि हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AB, बराबर, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं, तो लैंग्वेज की हम जो करेंगे क्वेश्चन के में, मतलब जो भी हम एडिशन करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, तो उसको हमको लिखना बहुत ज़रूरी है। इन सब क्वेश्चंस में लैंग्वेज जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको आंसर में। तो मैंने लिख दिया कि ड्रॉ AB जो कि पैरेलल किसके है, PQ के, अब थ्रू पॉइंट M के थ्रू, यहाँ से हमने बना दिया। अब क्या है कि AB PQ के पैरेलल है, हमको ये भी पता है, क्वेश्चन में दिया गया है कि PQ RS के पैरेलल है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देयरफॉर AB पैरेलल टू RS, बराबर। अब देखो AB को हम RS के पैरेलल बता दिए। करना क्या है, जो दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। दिया क्या है, QXM, देखो अगर मैं इस वाले केस में देख रहा हूँ कि AB और RS वाले में, देखो Q पहले जो दिया था एंगल QXM, एंगल हमको पता है, लिख दिया मैंने। फिर यहाँ से XMB, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ ना, इसमें और इसमें देख रहा हूँ, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या है,
अभी जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, को इंटीरियर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से, ठीक। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से हटा लूँ, इतना कर लूँ, तो यहाँ से ये आपस में क्या है, को इंटीरियर, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल करने पे कितना आएगा, 180 आएगा, बराबर। तो यहाँ से मैं लिख लिया एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से क्यू एक्स एम 135 हमको दिया था, यहाँ से हम एक्स एम बी की वैल्यू निकाल लेंगे कितना, 45 एक्स एम बी, मतलब ये एंगल हमारे पास निकल के आ गया 45 डिग्री, बराबर है, ठीक। अब यहाँ से 45 डिग्री निकल के आ गया। अब हम देखते हैं, अगर आप देखो, अगर ए बी पैरेलल टू आर एस है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो अल्टरनेट इंटीरियर में, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं, 40, ये 40 डिग्री, मतलब बी एम वाई इक्वल टू एम वाई आर। तो बी एम वाई आर, यहाँ ए बी पैरेलल टू आर एस, यहाँ से ये निकल के आ गया। अगर ये निकल के आ गया बी एम वाई यहाँ से 40 डिग्री, क्या 40 डिग्री निकल के आ गया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ से क्या कि एक्स एम बी प्लस बी एम वाई, क्योंकि मुझे ये पूरा निकालना है ना, ये कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 85 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री ये 40 डिग्री दोनों निकल के आएंगे कितना, 85 डिग्री। यहाँ से सॉरी आपको दिखा नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको क्या था। यहाँ से हम निकाल लिए थे 45 डिग्री। अब इसमें देखो बी एम वाई जो ये वाला एंगल था, बी एम वाई ये 40 डिग्री था, क्यों, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के क्या है, को इंटीरियर है ना, सॉरी ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे है, बराबर। तो हमको निकालना था पूरा ये वाला एंगल एम, तो अब ये वाला एंगल को पता है, ये वाला एंगल पता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, तो वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बराबर। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है कि हमको यहाँ पे दिया गया है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:3। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता था कि अगर दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो दोनों का सम कितना आता था, 90 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब रेशियो दिया रहता है ना, बस हम एक्स लगा के ऐड कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो 5x = 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो अगर मैं इसको इसमें रखूँगा तो 2 × 18 ये हो जाएगा 36 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 90 डिग्री, बराबर। एक क्वेश्चन, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक फिगर यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे एंगल 110 दिया गया है, यहाँ पे एंगल 8 ये दिया गया है 60 डिग्री। तो इज़ m पैरेलल टू n, हमको ये दिखाना है कि क्या m n के पैरेलल है। ये तभी होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आप दिखा दो, या अल्टरनेट इंटीरियर, जो मतलब जो भी कंडीशन है आपको मैं बताया था, अगर वो उसमें से कंडीशन एक भी सही हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा। देखो करते क्या है हम यहाँ से, देखो एंगल 1 अगर कितना दिया गया 110, तो ये भी 110 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, बराबर। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्या है, ये अपोजिट एंगल है ना। तो देखो अब एक कंडीशन में लगाता हूँ, वहाँ से समझ में आएगा कि है कि नहीं है। हमारे पास एक कंडीशन था, जो भी मैं आपको बताया वही मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, बराबर। एक कंडीशन लगाते हैं, को इंटीरियर एंगल में क्या था, को इंटीरियर एंगल में अगर जो दोनों एंगल होते हैं, अगर एक साइड के को इंटीरियर में अगर दोनों एंगल को मैं ऐड करूँ, ऐड करने के बाद अगर उनका सम जो है ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है हमारे पास अगर 180 डिग्री आ जाएगा, तो मैं मान लूँगा हाँ ये इसके पैरेलल है, बराबर। तो लगा देते हैं यहाँ से एंगल 3 एंगल 6 वैल्यू दिया गया था 110, 60 लगाया कितना 170, लेकिन हमको चाहिए कितना 180 डिग्री, बस आया कितना 170। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ देयरफॉर m इज़ नॉट पैरेलल टू n, बराबर। तो यहाँ से ये है, और भी क्वेश्चंस के लिए आप बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एक सब्सक्राइब आपका मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है, तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।